की शुरुआत दिल्ली के चुनाव से, जहां आज दिन भर शक्ति प्रदर्शन और नॉमिनेशन का नाम रहा। पूरे दिन इन्हीं की चर्चा रही, लेकिन नॉमिनेशन के बहाने भी सियासी दलों ने गजब गजब दांव चले। अरविंद केजरीवाल ने नॉमिनेशन के बहाने जो एचडी फॉर्मूला निकाला, उसकी चर्चा चारों ओर हो रही है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये एचडी फॉर्मूला क्या है, तो मैं आपको बता दूं, यहाँ एच का ताल्लुक नॉमिनेशन से पहले हनुमान मंदिर से है, जहां से केजरीवाल ने हिंदू कार्ड खेला। तो दूसरी तरफ फिर वो वाल्मीकि मंदिर पहुंचे और डी फैक्टर यानी दिल्ली के दलितों पर डोरे डाले। सियासी पंडित इसे ही केजरीवाल का एचडी फॉर्मूला कह रहे हैं। पहले मंदिर मंदिर पूजा, फिर नामांकन। विजय मुहूर्त में केजरीवाल ने अपना नामांकन कर दिल्ली में ऐतिहासिक जीत दोहराने के 2 दांव चले। पूर्व सीएम पहले वाल्मीकि मंदिर पहुंचे, मंदिर में मत्था टेका, वाल्मीकि के जरिए उन्होंने दलित वोटर को साधा। फिर हनुमान मंदिर में हाजिरी लगाई और बजरंगबली से विजय भव का आशीर्वाद लिया, यानी हिंदू कार्ड। इस दौरान केजरीवाल जब नामांकन के लिए निकले तो सड़क पर हुजूम शक्ति प्रदर्शन की शक्ल में बदल गया। जनता को संदेश दिया, केजरीवाल इज बैक, लेकिन इसके लिए उन्हें 5 फरवरी के इम्तिहान से गुजरना होगा। हालांकि केजरीवाल ने उसकी भी तैयारी कर रखी है। दरअसल केजरीवाल ये बखूबी जानते हैं कि दिल्ली में दलित फैक्टर बेहद जरूरी है। यही वजह है कि उनके वाल्मीकि मंदिर जाने को डी फैक्टर से जोड़कर देखा जा रहा है। आंकड़े बताते हैं कि दिल्ली में करीब 17% दलित वोटर है, जबकि 30 सीटों में दलित 17% से 45% तक है, जबकि 12 सीटें दलित आरक्षित है। केजरीवाल ने वाल्मीकि मंदिर के जरिए इसी डी फैक्टर को साधने की कोशिश की, तो हनुमान मंदिर से हिंदू कार्ड चलकर दिल्ली में दोबारा विजय का दांव चला। दिल्ली के दंगल में आज कई दिग्गजों ने पर्चा भरा और इसी के साथ फाइनल फाइट भी शुरू हो गई। लेकिन एक चीज नोटिस अगर आपने नहीं किया तो मैं आपको बता दूं कि 15 जनवरी ही क्यों चुना गया और ज्यादातर नॉमिनेशन दोपहर 1 से 2 बजे के बीच ही क्यों हुए। दावा किया जा रहा है कि इसके पीछे एक फैक्टर है और वो है विजय मुहूर्त। ज्योतिष जानकारों का दावा है कि नक्षत्रों के योग से स्थिर लग्न बना है और इसीलिए विजय मुहूर्त पर आज दिल्ली के दिग्गजों ने अपना पर्चा भरा, जिसमें केजरीवाल ही नहीं प्रवेश वर्मा जैसे दिग्गज भी शामिल रहे। लेकिन मनीष सिसोदिया आज नॉमिनेशन से चूक गए। हालांकि नॉमिनेशन से ज्यादा आज का दिन शक्ति प्रदर्शन का रहा। हर कोई अपने साथ कार्यकर्ताओं का हुजूम लेकर नामांकन भरने के लिए पहुंचा और ये संदेश देने की कोशिश की कि जीत उन्हीं की होगी। दिल्ली के दंगल में शक्ति प्रदर्शन की ये 2 तस्वीरें, एक तरफ केजरीवाल अपना दम दिखा रहे थे तो दूसरी तरफ बीजेपी के परवेश वर्मा भी कोई कम हुजूम लेकर नहीं चल रहे थे, जैसे शक्ति प्रदर्शन से ही चुनाव का भविष्य तय होना हो। लेकिन दिल्ली के दंगल में सिर्फ 2 खिलाड़ी ही अपनी ताकत की नुमाइश नहीं कर रहे थे, बल्कि नामांकन से पहले सतीश द्विवेदी और रमेश बिधूड़ी जैसे नेता भी अपना दम दिखाते नजर आए। रमेश बिधूड़ी ने तो नामांकन में शक्ति प्रदर्शन से ही हार जीत तय कर डाली। उनके नॉमिनेशन में 50 आदमी नहीं थे, जहां 1,92,000 वोटर हैं और अभी हम नॉमिनेशन फाइल कर रहे हैं आज। तो हमारी नॉमिनेशन फाइल में आइए, चल के देखिए कितने लोग बाहर खड़े हैं, जाके देखिए। यानी दिल्ली के दंगल में शक्ति प्रदर्शन की जीत का साधन बन गया मनीष सिसोदिया से लेकर बीजेपी के तमाम दिग्गज नामांकन से ज्यादा शक्ति प्रदर्शन पर फोकस करते नजर आए। हालांकि परवेश वर्मा इसे विकास का नामांकन करार दे रहे हैं। हमारे विकास का नामांकन है। आज मैंने नामांकन फाइल किया है। प्रभु के आशीर्वाद से बहुत सारे कार्यकर्ता मेरे साथ में आए थे। यानी दिल्ली में दंगल में नामांकन का रण भी लगभग पूरा हो गया। अब सिर्फ और सिर्फ सियासी बाण चलते नजर आएंगे, क्योंकि दाव तो सबने अपने अपने चल दिए। देखना होगा कि कितने नामांकन से नतीजों तक पहुंचते हैं, कौन शक्ति प्रदर्शन के हुजूम को वोट में तब्दील करने में कामयाब होता है और किसके हिस्से सिर्फ मायूसी आने वाली है। दिल्ली इलेक्शन में खालिस्तानी खलल का खुलासा और केजरीवाल पर हमले का इनपुट। जी हां, दिल्ली की सियासत में खालिस्तानी खतरे से हड़कंप मचा हुआ है। सुरक्षा एजेंसियों को इनपुट मिला है कि अरविंद केजरीवाल पर हमला हो सकता है, जिसके बाद उनकी सिक्योरिटी टीम और दिल्ली पुलिस अलर्ट पर है। हालांकि ये खबर सूत्रों के हवाले से हमें मिली है। वैसे सिक्योरिटी की अगर हम बात करें तो केजरीवाल को Z+ सिक्योरिटी मिली हुई है और NSG कमांडोज केजरीवाल की सुरक्षा करते हैं। जबकि खालिस्तानी खतरे पर केजरीवाल ने कहा कि जाको राखे साइयां, मार सके न कोई। यानी हमले के इनपुट से बेखौफ केजरीवाल मिशन दिल्ली में जुटे हैं। वो बेखौफ होकर दिल्ली की सड़कों पर घूम रहे हैं और साजिश रचने वालों को संदेश दे रहे हैं कि जनता साथ है, हनुमान जी का आशीर्वाद साथ है, फिर डर कैसा। जाको राखे साइयां, मार सके ना कोई। भगवान मेरे साथ है। जब तक जितनी लाइफलाइन है तब तक जिंदा रहेंगे। जिस दिन लाइफलाइन खत्म हो जाएगी उस दिन ऊपर वाला उठा लेगा। दरअसल खुफिया एजेंसियों को ये इनपुट मिला है कि खालिस्तानी दिल्ली इलेक्शन में माहौल खराब कर सकते हैं। सूत्रों के हवाले से इनपुट ये भी है कि अरविंद केजरीवाल को खालिस्तानियों से खतरा है।
खुफिया एजेंसियों ने दिल्ली पुलिस के साथ अरविंद केजरीवाल की सुरक्षा को लेकर स्पेसिफिक इनपुट शेयर किया है। हालांकि किसी भी खतरे की परवाह के बिना केजरीवाल मैदान में डटे हैं। यार क्या कर रहे हैं यार? ऊपर वाला बचाएगा, ऊपर वाला बचाएगा। लेकिन सवाल ये है कि खालिस्तानियों के टारगेट पर केजरीवाल ही क्यों? और केजरीवाल पर हमलों का रिकॉर्ड देखते हुए इस इनपुट को कितना सीरियस लेने की जरूरत है? क्योंकि साल 2019 में लोकसभा के दौरान केजरीवाल पर दिल्ली के सुल्तानपुरी में एक युवक ने हमला किया था। 2014 के चुनावों में भी अरविंद केजरीवाल पर हुए हमले में गाड़ी के शीशे टूट गए थे। उसी साल लोकसभा चुनावों के दौरान वाराणसी में शाही और अंडों से हमला हुआ था। यानी पहले भी केजरीवाल पर हमले हो चुके हैं, लेकिन इस बार का मामला अलग है। इसलिए खालिस्तानी खतरे को सुरक्षा एजेंसियां बेहद सीरियस ले रही है। सियासत का हर रंग दिल्ली में देखने को मिल रहा है। अब तो दिल्ली की सड़कों पर जूता पॉलिटिक्स और भी जोर पकड़ रही है। आचार संहिता के बावजूद बीजेपी कैंडिडेट प्रवेश वर्मा के जूता बांटने पर आम आदमी पार्टी अब सवाल खड़े कर रही है। खुद पांव में चप्पल और जनता के पैरों में जूता। पहली नजर में देखकर कोई भी कहेगा अगर देश का नेता ऐसा हो तो तरक्की से कौन रोक सकता है। लेकिन ठहरिए, जूता वितरण के बाद ये नारेबाजी सुनिए। अब सवाल ये है कि इलेक्शन के दरमियान जूते, कंबल और कपड़े बांटना क्या आचार संहिता का उल्लंघन नहीं है? अगर हाँ तो कोई एक्शन क्यों नहीं? क्योंकि आम आदमी पार्टी की ओर से जारी वीडियो अपने आप में कई सवाल खड़े कर रहा है। उनको लगता है एक जूते से वो दिल्ली के लोगों को खरीदेंगे। क्या दिल्ली के लोग एक जूते की जोड़ी से खरीदे जा सकते हैं? ये तो दिल्ली के लोगों का अपमान है। यानी प्रवेश वर्मा की जूता पॉलिटिक्स पर केजरीवाल ने जबरदस्त वार किया, जिसके बाद सर्दी में भी दिल्ली का सियासी पारा हाई हो गया। वैसे कड़ाके की सर्दी में जूते बांटना तो एक पुण्य का काम है। ये अलग बात है कि जूते के जरिए दिल्ली की पॉलिटिक्स को साधने की कोशिश की जा रही है। दिल्ली विधानसभा चुनाव की तारीख जैसे जैसे नजदीक आ रही है, सियासी सरगर्मी भी बढ़ती जा रही है। दिल्ली के चुनाव में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के आमने सामने ताल ठोकने के बाद अब इंडिया गठबंधन पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। अब अखिलेश यादव के एक बयान ने कांग्रेस की मुश्किलें और बढ़ा दी, क्योंकि हरिद्वार पहुंचे अखिलेश यादव ने दिल्ली में आम आदमी पार्टी के सामने कांग्रेस को कमजोर बताया। इतना ही नहीं, अखिलेश यादव ने आम आदमी पार्टी को अपना समर्थन देने की वजह भी बताई। हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि INDIA गठबंधन अभी टूटा नहीं है। इंडिया गठबंधन के बनते समय यही कहा गया था, जो रीजनल पार्टी जहां मजबूत है उस रीजनल पार्टी को इंडिया गठबंधन मजबूत करेगा। दिल्ली में आप बहुत मजबूत है, इसलिए समाजवादी पार्टी ने आपका समर्थन किया है। कुछ ऐसा ही बयान TMC के महासचिव और पार्टी के सांसद अभिषेक बैनर्जी ने भी दिया। उन्होंने कहा कि TMC ऐसी पार्टी का समर्थन क्यों न करे जो दिल्ली में बीजेपी को हरा सकती है। कांग्रेस, समाजवादी पार्टी और आम आदमी पार्टी भी INDIA ब्लॉक का हिस्सा है, लेकिन दिल्ली विधानसभा चुनाव में कांग्रेस और आप अलग अलग चुनाव लड़ रहे हैं। ऐसे में इंडिया ब्लॉक के सहयोगी दलों के बीच असमंजस की स्थिति बनी हुई है। हालांकि समाजवादी पार्टी और TMC ने ऐलान कर दिया है कि वो आम आदमी पार्टी को समर्थन देंगी। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा 22 जनवरी 2024 को हुई थी, आपको याद होगा, जिसकी पहली सालगिरह 11 जनवरी 2025 को मनाई गई। लेकिन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ प्रमुख मोहन भागवत ने राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा को सच्ची स्वतंत्रता कह दिया, जिसे लेकर अब विपक्षी दलों ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। और कांग्रेस नेता और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने निशाना साधा। राहुल गांधी ने मोहन भागवत के बयान को देशद्रोह बता दिया। Fact what he said yesterday is treason because it is stating that the constitution is invalid. It is stating that everything, the fight against the British was invalid, and he has the audacity to say this publicly. In any other country he would be arrested and tried. तो वहीं दूसरी ओर आरजेडी नेता तेजस्वी ने भी मोहन भागवत के बयान पर सवाल पूछे। तेजस्वी ने कहा कि मोहन भागवत जी बताएं, देश के बहुसंख्यक दलितों, पिछड़ों को असल आजादी कब मिलेगी? देश के कर्ता धर्ता बताएं कि आज तक कोई दलित पिछड़ा देश का प्रमुख क्यों नहीं बना? जातिगत जनगणना कब होगी और दलितों, पिछड़ों का आरक्षण उनकी आबादी के अनुपात में कब बढ़ेगा? दरअसल मध्य प्रदेश के इंदौर में कार्यक्रम के दौरान मोहन भागवत ने राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा दिवस को भारत की सच्ची स्वतंत्रता का दिन बताया था। अनेक शतकों से परचक्र झेलने वाले भारत के सच्चे स्वतंत्रता की प्रतिष्ठा उस दिन हो गई। स्वतंत्रता थी, प्रतिष्ठित नहीं हुई। प्रधानमंत्री मोदी ने भी रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के दिन को नए काल चक्र की शुरुआत बताया था। संघ प्रमुख का तर्क है कि 15 अगस्त को केवल राजनीतिक स्वतंत्रता मिली थी, जबकि राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा से भारत के स्व की प्रतिष्ठा हुई है।
आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत के आजादी को लेकर दिए गए बयान पर भारी बवाल मचा हुआ है। एनएसयूआई के कार्यकर्ताओं ने आज दिल्ली में प्रदर्शन किया। एनएसयूआई कार्यकर्ताओं ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के आवास की ओर मार्च करने की कोशिश की, लेकिन प्रदर्शन को रोकने के लिए भारी संख्या में पुलिस बल तैनात थी। अमित शाह के आवास की ओर बढ़ रहे प्रदर्शनकारियों को पुलिस ने रास्ते में ही रोक लिया और बसों में भरकर ले गई। इस दौरान प्रदर्शनकारियों ने पुतला भी फूंका, जिसे वहां मौजूद पुलिसकर्मियों ने बुझाने का प्रयास किया। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत के बयान के विरोध में इस समय एनएसयूआई यहाँ पर एक पुतला प्रतीकात्मक स्वरूप से फूंक रहा है। आरएसएस का ये पुतला जो है फूंका जा रहा है। एनएसयूआई के तमाम छात्र जो इस समय एनएसयूआई मुख्यालय के बाहर मौजूद हैं और लगातार आरएसएस को बैन करने की मांग जो है वो की जा रही है। संगठन ने आरोप लगाया कि भागवत का बयान देश के स्वतंत्रता सेनानियों के प्रति अपमानजनक है और बयान ने भारतीय समाज के संवेदनशील हिस्सों को ठेस पहुंचाई है। कांग्रेस के नए दफ्तर के उद्घाटन के दौरान राहुल गांधी ने विवादित बयान दे दिया, जिसके बाद अब बीजेपी हमलावर नजर आ रही है। राहुल गांधी ने कहा कि ये मत सोचिए कि हम निष्पक्ष लड़ाई लड़ रहे हैं, बल्कि इंडिया स्टेट से लड़ रहे हैं। We are fighting a fair fight. There is no fairness in this. If you believe that we are fighting a political organization called the BJP, that we are fighting a political organization called the RSS, you have not understood what is going on. The BJP and the RSS have captured every single institution of our country. We are now fighting the BJP, the RSS and the Indian state itself. राहुल गांधी का ये बयान सामने आते ही बीजेपी हमलावर हो गई। बीजेपी ने कहा कि मोदी का विरोध करते करते राहुल गांधी देश विरोध पर उतर आए हैं। बीजेपी मोदी से लड़ते लड़ते, बीजेपी और मोदी का विरोध करते करते वो देश विरोध में उतर आए हैं। वो देश से लड़ रहे हैं, वो भारत और भारत के राज्य से ही लड़ रहे हैं। देश की सबसे पुरानी पार्टी कांग्रेस का अब एड्रेस बदल गया है। 46 साल बाद कांग्रेस का ठिकाना बदला है। कांग्रेस पार्टी का नया पता है 9A कोटला रोड, नई दिल्ली। इससे पहले कांग्रेस मुख्यालय अकबर रोड पर थी। दिल्ली में घने कोहरे के बीच कांग्रेस के सभी बड़े नेता कांग्रेस के नए दफ्तर के सामने एकजुट हुए। कांग्रेस नेता सोनिया गांधी ने पार्टी के नए मुख्यालय का फीता काटकर उद्घाटन किया। इस मौके पर कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी समेत पार्टी के तमाम बड़े नेता मौजूद रहे। कांग्रेस दफ्तर का नाम इंदिरा भवन रखा गया। कांग्रेस दफ्तर के गृह प्रवेश से पहले वंदे मातरम की धुन पर तिरंगा फहराया गया। उसके बाद सोनिया गांधी ने रिमोट से उद्घाटन किया। दफ्तर के अंदर जाकर सबसे पहले कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने दीप प्रज्वलित किया। फिर सोनिया और राहुल ने भी दीप जलाकर शुरुआत की। उसके बाद कांग्रेस नेताओं ने नए दफ्तर का जायजा लिया। उद्घाटन के दौरान सांसद प्रियंका गांधी भी मौजूद रहीं। इस दौरान उन्होंने गृह प्रवेश से पहले दफ्तर के बाहर तैयारियों को बारीकी से देखा और लोगों को निर्देश भी दिए, जिसके साथ ही कांग्रेस दफ्तर का पुराना पता 24 अकबर रोड बदलकर अब इंदिरा भवन 9A कोटला रोड हो गया। इस नए भवन की आधारशिला 2009 में रखी गई थी, जिसमें महिला कांग्रेस, यूथ कांग्रेस और एनएसयूआई के भी दफ्तर हैं। साथ ही कांग्रेस सेवा दल का भी दफ्तर इंदिरा भवन में है, जो आधुनिक सुविधाओं से लैस है। नया दफ्तर मिलने के बाद कांग्रेस नेताओं को बड़े बदलाव की उम्मीद है। ये भवन कांग्रेस के लिए ही नहीं, पूरे देश के लिए यहाँ से फैसले होंगे, यहाँ से उनके मुद्दों की लड़ाई लड़ी जाएगी और ये पूरे देश की जीत होगी। ये एक बार फिर से ऐतिहासिक जगह होने वाली है। इंदिरा गांधी ने जब 24 अकबर रोड को कांग्रेस मुख्यालय के तौर पर चुना था, उस दौरान पार्टी काफी मुश्किलों से जूझ रही थी, लेकिन ऐसा माना जाता है कि ऑफिस कांग्रेस और इंदिरा दोनों के लिए काफी लकी साबित हुआ। 1980 के मध्यावधि चुनाव में कांग्रेस भारी बहुमत के साथ सत्ता में लौटी। ये ऑफिस 4 प्रधानमंत्रियों इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, पीवी नरसिम्हा राव और मनमोहन सिंह का गवाह रहा। कांग्रेस के नए दफ्तर का गृह प्रवेश तो हो गया है, लेकिन इसके साथ साथ कांग्रेस दफ्तर के नाम को लेकर भी विवाद खड़ा हो गया है। कांग्रेस पार्टी के नए मुख्यालय का नाम इंदिरा गांधी के नाम पर रखा गया। कांग्रेस के नए दफ्तर का नाम इंदिरा भवन है, लेकिन कांग्रेस के भीतर ही नाम को लेकर मतभेद शुरू हो गया। उद्घाटन के दौरान कांग्रेस दफ्तर के बाहर कुछ पोस्टर दिखे, जिसमें नए मुख्यालय का नाम मनमोहन सिंह के नाम पर रखने की मांग की गई।
सरदार मनमोहन सिंह भवन क्या ये मांग है, अपील है, किसने ये लगाया है, ये गौर करने वाली बात है। प्रिंटेड बाय लिखा है कमल प्रिंटिंग वर्क्स, बट किसी का नाम नहीं लिखा है। हालांकि कांग्रेस के नए दफ्तर की आधारशिला मनमोहन सिंह सरकार के दौरान ही रखी गई थी और उसी वक्त इसका नाम इंदिरा भवन तय किया गया था। लेकिन दिल्ली विधानसभा चुनाव की सरगर्मी के बीच बीजेपी को कांग्रेस पर निशाना साधने का मौका मिल गया। परिवार केवल इंदिरा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, राजीव गांधी इनसे ऊपर उठ ही नहीं पाएगा, क्योंकि एक ही व्यक्ति एक ही परिवार की पार्टी है। अब सरदार मनमोहन सिंह जी ने जो इतनी बड़ी कुर्बानी दी उस पार्टी के लिए, आज उनको भूल गए। मनमोहन सिंह जी की जो पिक्चर के पोस्टर लगे हैं, ये भारतीय जनता पार्टी के द्वारा किया गया है और उनके दुष्कर्मों का एक और ये उदाहरण। हालांकि कांग्रेस ने इस भ्रम को खारिज किया और दावा किया कि पोस्टर बाहरी लोगों की तरफ से लगाए गए और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने पार्टी मुख्यालय के मुख्य लाइब्रेरी का नाम डॉक्टर मनमोहन सिंह के नाम पर करने का ऐलान किया। मैं यहाँ डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के ऐतिहासिक योगदान को याद करते हुए उनको श्रद्धांजलि देता हूँ और घोषणा करता हूँ कि इस नए मुख्यालय में जो पुस्तकालय है उसका नाम डॉक्टर मनमोहन सिंह लाइब्रेरी होगा। उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री मायावती जी ने अपने 69वें जन्मदिन पर नया सरप्राइज दिया। पहली बार बीएसपी प्रमुख मायावती के साथ मंच पर उनके छोटे भतीजे ईशान आनंद नजर आए, जिसके बाद सियासी महकमे में कयास लगने शुरू हो गए। और हर बार की तरह इस बार भी जब मायावती अपने जन्मदिन के मौके पर प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए पहुंची तो उनका एक नया किरदार था। उनके छोटे भतीजे ईशान आनंद भी मंच पर नजर आए। मायावती के बिल्कुल बगल में उनके बड़े भतीजे आकाश आनंद खड़े थे और आकाश के ठीक बगल में उनके छोटे भाई ईशान आनंद मौजूद रहे। आकाश पिछले कुछ सालों से बीएसपी में सक्रिय थे ही, पर उनके दूसरे भतीजे ईशान पहली बार सार्वजनिक तौर पर बीएसपी के मंच पर दिखाई दिए, जिसके बाद ऐसा माना जा रहा है कि मायावती आकाश के साथ ईशान को भी सक्रिय राजनीति में उतारने की तैयारी में है, ताकि पार्टी की कमान युवा नेतृत्व के हाथों में दी जा सके। इस मौके पर मायावती ने ब्लू बुक लॉन्च की। ये बुक बसपा के मूवमेंट पर आधारित है। मायावती ने जमकर कांग्रेस और सपा के साथ बीजेपी पर निशाना साधा। पिछले कुछ वर्षों से बीएसपी के विशेषकर दलित बेस वोट को कमजोर करने व उसे तोड़ने के लिए अब यहाँ कांग्रेस, बीजेपी, सपा व अन्य जातिवादी पार्टियां भी आए दिन किस्म किस्म के साम, दाम, दंड भेद आदि अनेकों हथकंडे इस्तेमाल कर रही है। इस दौरान मायावती ने कांग्रेस पर जोरदार तंज किया और कहा कि नीले कपड़े पहनकर ये लोग छलावा कर रहे हैं। दम पर कांग्रेसी नेताओं द्वारा संविधान को दिखाना व नीले कपड़े आदि पहनकर किस्म किस्म की नाटकबाजी करना, ये सब यहाँ दलितों एवं अन्य उपेक्षित वर्गों के साथ इनका छलावा व ढोंग नहीं है तो और क्या है। अयोध्या की मिल्कीपुर विधानसभा सीट पर होने वाले उपचुनाव को लेकर सभी की निगाहें टिकी हैं। बीएसपी के वॉकओवर के बाद यहां पर मुख्य मुकाबला भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी के बीच है और दोनों ही दल यहां दलित वोट बैंक के सहारे अपनी अपनी जीत की उम्मीद लगाए बैठे हैं, जिसे देखते हुए बीजेपी ने एसपी कैंडिडेट अजीत प्रसाद के सामने चंद्रभान पासवान को मैदान में उतारा, जिसके बाद मिल्कीपुर की लड़ाई और दिलचस्प हो गई। अजीत प्रसाद ने अपना नामांकन दाखिल कर दिया और अपनी जीत का दावा किया। बाहरी को उतारा गया, उनको कैंडिडेट नहीं मिला और कल की डेट में उन्होंने एक प्रत्याशी बाहर से उतारा है और समाजवादी पार्टी की सरकार 27 में बनेगी और समाजवादी पार्टी यहाँ पे फिर से विजयी होने जा रही, बहुत बड़े अंतर से। जनता पार्टी ने कर्मठ, निष्ठावान और सामान्य घर के व्यक्ति को प्रत्याशी बनाया है। वहीं अखिलेश यादव ने अपने डीएनए के अनुसार एक सांसद के पुत्र को प्रत्याशी बनाया है। लेकिन कांग्रेस मिल्कीपुर में एसपी की मुश्किलें बढ़ा सकती है। इंडिया गठबंधन में तल्खी के बीच कांग्रेस भी अपना उम्मीदवार उतार सकती है। मिल्कीपुर में बहुत से ऐसे ऊर्जावान हमारे वहाँ स्थानीय नेता हैं, कार्यकर्ता हैं जो लड़ना चाहते हैं और लड़ेंगे तो भारतीय जनता पार्टी अवश्य चुनाव वहाँ हारेगी। लोकसभा चुनाव के दौरान यूपी में कांग्रेस और एसपी ने मिलकर उम्मीदवार उतारे थे, लेकिन उपचुनाव के दौरान समाजवादी पार्टी ने कांग्रेस से किनारा कर लिया था। लेकिन अगर कांग्रेस अपना उम्मीदवार मिल्कीपुर में उतारती है तो एसपी की राह मुश्किल हो सकती है। समाजवादी पार्टी 2027 के विधानसभा चुनाव के लिए अभी से दलितों को साधने में जुटी हुई है। पार्टी के नेताओं के बयानों में बाबा साहेब अम्बेडकर को तरजीह तो दी ही जा रही है, अब पोस्टर और बैनर्स में भी उनकी तस्वीरें नजर आ रही हैं, जिनके जरिए दलित मतदाताओं को साधने की तैयारी है। कुछ ऐसे ही पोस्टर लखनऊ में पार्टी के कार्यालय के बाहर लगाए गए। एक पोस्टर में हनुमान जी की बड़ी सी तस्वीर लगी हुई थी।
उस पर लिखा हुआ था हम दलितों के साथ हनुमान जी। तो वहीं पास ही में एक और पोस्टर नजर आया। इस पोस्टर में अखिलेश यादव की पत्नी और पार्टी की सांसद डिंपल यादव को दिखाया गया और उनके हाथों में बाबा साहेब अम्बेडकर की तस्वीर थी। समाजवादी पार्टी कार्यालय के बाहर कई ऐसे पोस्टर लगे हैं जो कि चर्चा का विषय बने हुए हैं। फखरुल हसन चांद ने होर्डिंग लगाई है जिसमें सीधे तौर पे डिंपल यादव की तस्वीर है और डिंपल यादव अपने हाथ में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की तस्वीर ले रखी है। इसके हुए एक और पोस्टर की चर्चा आज यहाँ पर है जिसपे देखिए लिखा हुआ है हम दलितों के साथ हनुमान जी। इसके साथ ही खबर है कि समाजवादी पार्टी दलित वोटरों को रिझाने के लिए 27 जनवरी से पीडीए यात्रा निकालने की तैयारी में है। यात्रा के दौरान पीडीए पर चर्चा को लेकर कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा और अंबेडकर के विचारों को जन जन तक पहुंचाया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नवी मुंबई के खारघर में इस्कॉन के प्रयासों से निर्मित श्री राधा मदन मोहन जी मंदिर का उद्घाटन किया, जिसे एशिया का दूसरा सबसे बड़ा इस्कॉन मंदिर होने का दावा किया जा रहा है। इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने इस्कॉन टेम्पल में मंत्रोच्चार के साथ विशेष हवन किया, साथ ही राधा कृष्ण की पूजा और आरती उतारी। इस्कॉन मंदिर के पुजारी ने प्रधानमंत्री मोदी को आशीर्वाद दिया और पटका भेंट किया। इस दौरान प्रधानमंत्री ने विशेष संदेश भी दिया। यदि भारत को समझना है तो हमें पहले आध्यात्म को आत्मसात करना होता है। जो लोग दुनिया को केवल भौतिक दृष्टि से देखते हैं उन्हें भारत भी अलग अलग भाषा और प्रांतों का समूह नजर आता है। 12 सालों के निर्माण के बाद तैयार हुआ ये मंदिर 170 करोड़ रुपए की लागत से बनाया गया है और इसे एशिया का दूसरा सबसे बड़ा इस्कॉन मंदिर माना जाता है। ये मंदिर 9 एकड़ में फैला हुआ है। आज भारत को त्रिकाल शक्ति मिल गई है। 15 जनवरी को आर्मी दिवस के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 3 नए युद्धपोत देश को समर्पित किए हैं और मां भारती की रक्षा में जुटे हर वीर वीरांगना को बधाई भी दी। मुंबई के नेवी डॉकयार्ड में पीएम मोदी ने नौसेना के 3 अग्रणी युद्धपोतों आईएनएस सूरत, आईएनएस नीलगिरी और आईएनएस बागशीर राष्ट्र को समर्पित किया। भारत की समुद्री ताकत को मजबूती देने में ये तीनों युद्धपोत बेहद उपयोगी साबित होंगे। इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने अपने संबोधन में आत्मनिर्भर भारत अभियान के लिए भी इसे बहुत बड़ा दिन बताया। 21वीं सदी की नेवी को सशक्त करने की तरफ हम एक बहुत बड़ा कदम उठा रहे हैं। ये पहली बार हो रहा है जब एक डिस्ट्रॉयर, एक फ्रिगेट और एक सबमरीन तीनों को एक साथ कमीशन किया जा रहा है। और सबसे गर्व की बात यह है कि ये तीनों युद्धपोत मेड इन इंडिया है, जो देश की आत्मनिर्भरता का प्रतीक है। प्रधानमंत्री मोदी ने इसे देश को गौरवशाली इतिहास के लिए एक बड़ा दिन बताया और पूरे देश को इसके लिए बधाई भी दी। यानी भारत के दुश्मनों की अब खैर नहीं है, क्योंकि भारतीय नौसेना को एक साथ 3 महाबली मिल गए हैं। समुद्र में ये भारत की वो त्रिकाल शक्ति है जिससे पार पाना दुश्मन के बूते से बाहर होगा। तो चलिए अब हम आपको इन तीनों वॉरशिप की खासियत भी बता देते हैं। आईएनएस सूरत एक गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर है। अत्याधुनिक हथियारों से लैस इस वॉरशिप में सेंसर और रडार सिस्टम लगा हुआ है। इस युद्धपोत को घातक मिसाइल्स, टॉर्पीडो और अन्य हथियारों से सुसज्जित किया गया है। आईएनएस नीलगिरी एक स्टील्थ फ्रिगेट है और समुद्र में दुश्मन की सेना की निगरानी करेगा। यह दुश्मन के बेड़ों की मूवमेंट को भी ट्रेस करेगा। नीलगिरी को ब्लू वाटर ऑपरेशन के लिए डिजाइन किया गया है, जो पारंपरिक और गैर पारंपरिक खतरों से निपटने में सक्षम होगा। जबकि अगर हम आईएनएस वागशीर की बात करें तो आईएनएस वागशीर स्कॉर्पियन क्लास की पनडुब्बी है और ये गहराई से जंगी बेड़ों को तबाह करेगी। इसे घातक हथियारों से लैस किया गया है। सबमरीन में वायर गाइडेड टॉर्पीडो, एंटी शिप मिसाइल और उन्नत सोनार सिस्टम भी लगाए गए हैं। यानी समुद्र में अगर कोई दुश्मन भारत की तरफ आंख उठाकर भी देखेगा तो ये तीनों महाबली उसे नेस्तनाबूद कर देंगे। रक्षा क्षेत्र में भारत ने एक और सफल कदम बढ़ाया है। भारत ने एक अत्याधुनिक माइक्रो मिसाइल आधारित काउंटर ड्रोन सिस्टम विकसित किया है, जिसका नाम है भार्गवास्त्र और ये इजराइल के आयरन डोम की तरह है।
भारत का भार्गवास्त्र आधुनिक युद्ध में देश की सुरक्षा को नई ऊंचाई पर ले जाने के लिए तैयार है। सोलर ग्रुप ने भार्गवास्त्र काउंटर ड्रोन सिस्टम के तहत गाइडेड माइक्रो मिसाइलों का सफलतापूर्वक परीक्षण किया। माइक्रो मिसाइल पर आधारित काउंटर ड्रोन सिस्टम घूमते हुए हथियारों और हथियारबंद ड्रोन से निपटने में सक्षम है। भार्गवास्त्र का नामकरण महाभारत से लिया गया है, जहां ये एक दिव्यास्त्र के रूप में वर्णित है। आधुनिक भार्गवास्त्र भी उसी शक्ति का प्रतिनिधित्व करता है और इसीलिए इसे भारत का आयरन डोम कहा जा रहा है। तो हम आपको भारत के इस महाअस्त्र की खूबियां बताते हैं। दरअसल भार्गवास्त्र एक मल्टी लेयर काउंटर ड्रोन सिस्टम है। इसे सोलर ग्रुप और इकोनॉमिक एक्सप्लोसिव लिमिटेड ने विकसित किया है। ये माइक्रो मिसाइल तकनीक पर आधारित है। दुश्मन के ड्रोन्स और स्वार्म ड्रोन को नष्ट करेगा। झुंड में उड़ने वाले ड्रोन को पहचान कर उन्हें भी नष्ट करने में सक्षम है। ये सिस्टम 6 किलोमीटर की दूरी से छोटे ड्रोन्स को ट्रैक कर सकता है। इसमें 64 से अधिक माइक्रो मिसाइल एक साथ फायर करने की क्षमता है। इसकी सबसे बड़ी विशेषता इसकी सटीकता और कम लागत है, जो इसे बड़े पैमाने पर ड्रोन हमलों से निपटने में प्रभावी बनाती है। भार्गवास्त्र में हार्ड किल और सॉफ्ट किल दोनों क्षमताएं हैं, इसीलिए डिफेंस एक्सपर्ट्स इस नई प्रणाली को भारत का आयरन डोम मान रहे हैं। मुंबई में जी रियल हीरोज अवार्ड्स 2025 का आयोजन किया गया और इस कार्यक्रम में उन रियल हीरोज ऑफ इंडिया का सम्मान भी किया गया जिन्होंने समाज पर अद्भुत प्रभाव डाला है। राजनीति और सिनेमा जगत की उन हस्तियों को सम्मानित किया गया जिन्होंने समाज और लोगों को अपने अपने फील्ड में प्रेरित किया। इस कार्यक्रम की चीफ गेस्ट महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस थे, जिन्होंने 2024 के जी रियल हीरोज को ट्रॉफी देकर सम्मानित किया। शानदार एक्टर अनुपम खेर को सिनेमा जगत में उत्कृष्ट योगदान के लिए सम्मानित किया गया। इस दौरान उन्होंने अपनी सफलता का राज बताया। जोरदार तालियां साथियों। फेलियर तो सबसे बड़ा टीचर है लाइफ में। फेलियर से बड़ा कोई टीचर ही नहीं है। सक्सेस जो है वो वन डायमेंशनल है, फेलियर मल्टी डायमेंशनल है। तो वहीं अजय देवगन को साल की प्रभावशाली हस्ती के तौर पर सम्मानित किया गया। जी के मंच से अजय देवगन ने युवाओं को सफलता का राज बताया। बिल्कुल पता ही नहीं चला, क्योंकि ना मैंने कल के बारे में सोचा था और ना कल के बारे में सोचता हूँ। मैं सिर्फ आज के बारे में सोचता हूँ और वो आज जब निकल जाता है तो आप आगे बढ़ते जाते हैं। तो जब आप कभी कोई कहता है कि इतने साल हो गए, तब आपको रियलाइज होता है कि माय गॉड इतने साल हो गए। मशहूर गायक और पद्मश्री पुरस्कार विजेता कुमार सानू को संगीत के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए लाइफ टाइम अचीवमेंट से सम्मानित किया गया। जी रियल हीरोज अवार्ड में युवा कलाकारों को भी सम्मानित किया गया जिन्होंने अपने दम पर बॉलीवुड में नया मुकाम हासिल किया। कार्तिक आर्यन ने फिल्म प्यार का पंचनामा से बॉलीवुड में डेब्यू किया था। अपनी परफॉर्मेंस से वो इंडस्ट्री के सबसे पसंदीदा युवाओं के आइकन बन गए। भूल भुलैया 2 जैसी फिल्मों से उन्हें बॉक्स ऑफिस के किंग का दर्जा मिल गया। कार्तिक आर्यन को जी रियल हीरोज अवार्ड्स में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के पुरस्कार से सम्मानित किया गया। फिल्मी सफर के अपने संघर्ष को कार्तिक ने जी के मंच पर साझा किया। उनके स्ट्रगल्स मैंने लाइफ में देखे या मेरे पापा के स्ट्रगल्स मैंने लाइफ में बचपन में देखे। आई थिंक कहीं ना कहीं उन्होंने मुझे भी इंस्पायर किया कि अगर मेरी भी लाइफ में कभी स्ट्रगल होगा तो विथ डिग्निटी मैं उसको किस तरीके से उस जर्नी को अपने बल पर पूरा करूं। पंकज त्रिपाठी को उनके जबरदस्त काम के लिए 2024 का मेगा परफॉर्मर ऑफ द ईयर का पुरस्कार दिया गया। महाकुंभ में सनातन बोर्ड का झंडा गड़ने वाला है, क्योंकि सनातन बोर्ड के गठन को लेकर धर्म संसद का एजेंडा अब तय हो चुका है। अखाड़ों के बीचों बीच धर्म संसद की भी तैयारी है। जिस जगह पर सनातन बोर्ड की नींव रखी जाएगी, वहां कल्पवास करने वालों ने हुंकार भरी। महाकुंभ के सेक्टर 17 में इसी जगह पर 27 जनवरी को धर्म संसद लगेगी। पंडाल बनकर तैयार है। धर्म संसद का एजेंडा भी तय हो गया है। मांग बस एक ही, सनातन बोर्ड का गठन। सनातन बोर्ड के गठन के लिए बुलाई गई धर्म संसद की जगह ये है। जी न्यूज आपको जो तस्वीर दिखा रहा है, ये महाकुंभ के बीचों बीच सेक्टर 17 में धर्म संसद 27 को लगने वाली है जनवरी में। भले ही 27 जनवरी को यहाँ धर्म संसद होगी, लेकिन इस धर्म संसद वाली जगह पर कल्पवासियों ने अभी से हुंकार भर दी है और एक सुर में सनातन बोर्ड की मांग की है। होना चाहिए धर्म संसद। क्या सनातन बोर्ड जरूरी है? जरूरी है। कल्पवासियों की मांग है कि सनातन बोर्ड का गठन होना चाहिए।
क्योंकि वक्फ बोर्ड अब और बर्दाश्त नहीं है। धर्म संसद में सनातन बोर्ड के गठन को लेकर प्रारूप तैयार किया जा सकता है। इसके लिए संत महंतों के साथ बैठक होगी। साथ ही मठ मंदिरों पर सरकारी नियंत्रण समाप्त करने समेत कई मुद्दों पर भी चर्चा की जाएगी। मकर संक्रांति पर महाकुंभ में अमृत स्नान का वर्ल्ड रिकॉर्ड बन गया है। यूपी सरकार के आंकड़ों के मुताबिक मकर संक्रांति पर 3.5 करोड़ श्रद्धालुओं ने संगम में डुबकी लगाई। पहले अमृत स्नान के लिए संगम तट पर श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ आया। मकर संक्रांति के मौके पर महाकुंभ में अपार भीड़ देखने को मिली। आस्था के महाकुंभ में डुबकी लगाने के लिए पूरी दुनिया के श्रद्धालु प्रयागराज पहुंचे। नागा साधुओं की फौज जब अमृत स्नान के लिए निकली तो रास्ते में तिल रखने की जगह नहीं थी। महाकुंभ में मकर संक्रांति पर पहले शाही स्नान पे भारत ने एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया। 3.5 करोड़ से ज्यादा लोगों ने शाही स्नान में आकर यहां पर महाकुंभ में संगम में डुबकी लगाई। आंकड़ों के मुताबिक मंगलवार को 3.5 करोड़ से ज्यादा संतों और श्रद्धालुओं ने संगम में आस्था की डुबकी लगाई। इस बात की जानकारी खुद उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने दी और श्रद्धालुओं को अमृत स्नान की बधाई दी। महाकुंभ के पहले दिन 1.50 करोड़ लोगों ने स्नान किया था, लेकिन मकर संक्रांति पर यह आंकड़ा 3.5 करोड़ को पार कर गया, जो कि एक वर्ल्ड रिकॉर्ड है। इसीलिए यूपी सरकार अब महाकुंभ के रिकॉर्ड तोड़ स्नान को गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज कराने की तैयारी कर रही है, क्योंकि महाकुंभ दुनिया का सबसे बड़ा समागम है और यूनेस्को ने भी इसे मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर बताया है। उम्मीद है कि इस बार के महाकुंभ में 40 करोड़ से ज्यादा लोग स्नान करेंगे, जो कि गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज होने लायक एक सबसे बड़ा स्नान है। महाकुंभ 2025 कई मायनों में खास है। इस बार महाकुंभ में एक पंडाल ऐसा बनाया गया है जहां भारतीय वायुसेना की शान तेजस को भी तैनात किया गया है। महाकुंभ मेले में मिसाइल से लैस तेजस को देखकर पाकिस्तान जरूर परेशान होगा। महाकुंभ की ये तस्वीरें रावलपिंडी में बैठे पाकिस्तानी सेना प्रमुख जनरल मुनीर की टेंशन बढ़ा देंगी। इस खास पंडाल में भारतीय वायुसेना की शान तेजस मौजूद है और निशाना है पाकिस्तान। महाकुंभ की एक तस्वीर ऐसी है जिसे देखकर पाकिस्तान के सेना प्रमुख भी टेंशन में आ जाएंगे। ये तस्वीर है महाकुंभ 2025 में लगे एक पंडाल की, जहां पर भारतीय वायुसेना की शान तेजस मौजूद है और उसका निशाना पाकिस्तान है। इस खास पंडाल को बनाने का सबसे बड़ा कारण है पाकिस्तान को भारत के सनातनी साधुओं का संदेश। सनातनी संत मानते हैं कि राष्ट्रीय सुरक्षा होगा तभी सनातन सुरक्षित रहेगा। इस सनातनी पंडाल में तेजस विमान के सबसे ऊपर तिरंगा झंडा लगा है और इसे मिसाइलों से लोड किया गया है। लेकिन निशाना कौन है, खुद संतों से सुनिए। ये मिसाइल जो है मैं पाकिस्तान को ही छोड़ना चाहता हूँ। पाकिस्तान की तरफ ही इसका जो है वो करना चाहता हूँ। उसको विशेष संदेश देना चाहता हूँ कि हमारा ही छोटा भाई और हमारे देश के टुकड़े खा करके और देश का टुकड़ा किया और आज हमारे साथ इस प्रकार की गद्दारी कर रहा है। मैं उसी को विशेष संदेश देना चाहता हूँ। और महाकुंभ की धरती से संतों ने पाकिस्तान और उसके आतंकियों को सख्त चेतावनी दी कि अगर अपनी हरकतों से बाज नहीं आए तो भारत की मिसाइलें उन्हें मिट्टी में मिलाने के लिए तैयार हैं। दुनिया के सबसे बड़े आध्यात्मिक समागम महाकुंभ की सुरक्षा में टेथर्ड ड्रोन तैयार किए गए हैं, जो 3 किलोमीटर दूर से ही लोगों के चेहरे पड़ सकते हैं। ये टेथर्ड ड्रोन महाकुंभ की 24 घंटे हवाई निगरानी करेंगे। टेथर्ड ड्रोन केबल ग्राउंड स्टेशन से जुड़े होते हैं और इसी से इन्हें बिजली सप्लाई होती है। ये आसमान में रहकर लगातार 12 घंटे तक निगरानी कर सकते हैं। टेथर्ड ड्रोन 120 से 150 मीटर की ऊंचाई तक उड़ान भरने में सक्षम है और 3 किलोमीटर के दायरे को कवर कर सकते हैं। से ये कंट्रोल है और ये अब हम आपको तस्वीर वो दिखाएंगे जो सब देखना चाहते हैं। और ये तकरीबन जो टेथर्ड ड्रोन है वो जहां मंडरा रहा है वहां से 3 किलोमीटर दूर तक ऐसे जूम करके दिखा देगा। ये तो क्या लिखा हुआ है, प्राडा। ये कितनी दूरी पर होगा, कितने किलोमीटर दूर होगा लगभग? ये 3.5 किलोमीटर होगा यहाँ से। 3.5 किलोमीटर दूर है ड्रोन से। लेटेस्ट थर्मल और आईआर कैमरों से सुसज्जित ये ड्रोन दिन और रात दोनों समय 4K लाइव फुटेज के साथ अद्भुत जूम क्षमता प्रदान करते हैं। महाकुंभ के आसमान में ऐसे 1 दर्जन टेथर्ड ड्रोन तैयार किए गए हैं जो चप्पे चप्पे पर नजर रखेंगे। ये ड्रोन यातायात व्यवस्था से लेकर आतंकी गतिविधियों पर भी पैनी नजर रखेंगे। यही नहीं, आपातकालीन स्थिति में ग्राउंड कंट्रोल रूम को तत्काल डेटा भेजकर सटीक निर्णय लेने में भी मदद करेंगे। कश्मीर घाटी में मौसम के मिजाज में भारी बदलाव देखने को मिल रहा है। एक तरफ भीषण बर्फबारी से कश्मीर की वादियां ठंड से ठिठुर रही हैं, तो दूसरी तरफ 2024 में पिछले 50 सालों में यहां सबसे कम बारिश भी हुई है।
हालात ये हैं कि कश्मीर घाटी सूखे की चपेट में है। मौसम की ये बेरुखी 2025 की शुरुआत में भी जारी रहेगी। घाटी में पिछले 5 दशकों में सबसे सूखा वर्ष देखने को मिला। झेलम नदी भी अपने सबसे कम जल स्तर पर बह रही है। कश्मीर में बारिश का स्तर सामान्य से बेहद कम है। मौसम विशेषज्ञों के मुताबिक कश्मीर में लगभग 29% कम बारिश हुई है, जो वर्ष 1974 के बाद सबसे कम बारिश का रिकॉर्ड है। बारिश की कमी के चलते कृषि, मछली उद्योग और पीने के पानी पर असर पड़ा है। गर्मी बढ़ने से ग्लेशियर भी पिघलेंगे, जिससे खतरनाक हालात पैदा हो सकते हैं। जम्मू, कश्मीर और लद्दाख में करीब 18,000 ग्लेशियर हैं और सभी बहुत तेजी से पिघल रहे हैं। कोलाहोई ग्लेशियर, जो कि कश्मीर का सबसे बड़ा ग्लेशियर है, 1962 से अपने द्रव्यमान का लगभग 23% खो चुका है, जो आने वाले दिनों में काफी घातक साबित हो सकता है। उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में लगातार तीसरे दिन भी बुलडोजर एक्शन में नजर आया। विजयनगर इलाके में रक्षा मंत्रालय की जमीन पर कब्जा कर बनाए गए निर्माण को प्रशासन ने बुलडोजर की मदद से गिरा दिया और ये कार्रवाई भारी पुलिस बल की मौजूदगी में की गई। बताया गया कि रक्षा मंत्रालय की 160 एकड़ से ज्यादा राइफल रेंज की जमीन पर लोगों ने कब्जा कर झुग्गी झोपड़ियां, डेयरी फार्म और पक्के मकान बनवा लिए थे, जिन्हें बुलडोजर की मदद से ध्वस्त कर दिया गया। हालांकि अतिक्रमण हटाने से पहले लोगों को कई बार नोटिस दिया गया और उन्हें जमीन खाली करने को कहा गया, लेकिन उन्होंने अतिक्रमण नहीं हटाया, जिसके बाद बुलडोजर से अवैध निर्माण को जमींदोज कर दिया गया। 3 दिनों से हम लोग इनको रिमूव कर रहे हैं और आज ये पक्के निर्माण जो लगभग 350 की संख्या में है, इनको कल से रिमूवल की कार्रवाई चल रही है। इस दौरान कुछ लोगों ने वहां हंगामा करने की कोशिश की, लेकिन पहले से मौजूद पुलिस वालों ने उन्हें वहां से हटा दिया। सिविल पुलिस और इसके साथ ही पीएससी के जो पुलिस दल है वो मौजूद है और जो लोग हैं उनको समझाया गया है। अधिकारियों ने बताया कि जब तक पूरे अतिक्रमण हटा नहीं लिए जाते, तब तक बुलडोजर एक्शन यहां जारी रहेगा। मध्य प्रदेश का ग्वालियर शहर हॉरर किलिंग मामले से दहल गया है। आरोप है कि शादी के 4 दिन पहले डोली उठाने की तैयारी कर रहे एक शख्स ने अपने भतीजे के साथ मिलकर ही अपनी बेटी की हत्या कर दी, जिसके बाद पुलिस ने आरोपी पिता को गिरफ्तार कर लिया, जबकि फरार भतीजे की तलाश में पुलिस जुट गई। जानकारी के मुताबिक आदर्श नगर के महेश गुर्जर की बेटी तन्नू की शादी इस महीने की 18 तारीख को होने वाली थी। पिता शादी की तैयारी में लगे हुए थे, लेकिन तन्नू शादी के लिए राजी नहीं थी, क्योंकि वो किसी और से शादी करना चाहती थी। मौत से पहले लड़की का एक वीडियो भी सामने आया। इस वीडियो में लड़की ने अपने पिता पर शादी के लिए जबरन दबाव डालने और प्रताड़ित करने का आरोप लगाया। अगर मुझे कुछ हुआ या मैं मरी तो उसके जिम्मेदार मेरे घर वाले होंगे, क्योंकि वो मेरे को डेली प्रेशर करते हैं किसी और से शादी करने में, बट मैं नहीं कर सकती। बताया गया कि शादी के 4 दिन पहले यानी 14 जनवरी को घर में पिता और बेटी के बीच बहस हो गई। आरोप है कि इससे नाराज पिता ने अपने भतीजे के साथ मिलकर बेटी को गोली मार दी, जिससे लड़की की मौत हो गई। झारखंड के बोकारो में तीरंदाजी की एक अनोखी प्रतियोगिता आयोजित की गई। यहां सटीक निशाना लगाकर प्रतियोगिता जीतने वाले किसान को इनाम में खेत जोतने के लिए दिया जाता है। इतना ही नहीं, विजेता को कंधों पर बिठाकर पूरा गांव घुमाया जाता है। मकर संक्रांति पर होने वाली इस प्रतियोगिता को बेजा बिंधा के नाम से लोग जानते हैं। इस बार भी बोकारो के मंजूरा गांव में मकर संक्रांति के अवसर पर बेजा बिंधा प्रतियोगिता आयोजित की गई, जिसमें लक्ष्मण तुरी नाम के किसान ने बाजी मारी। इस प्रतियोगिता में करीब 50 प्रतिभागियों ने काफी उत्साह के साथ भाग लिया। इस दौरान काफी बड़ी संख्या में ग्रामीण मौजूद थे। फिर खेत के बीच में खड़े केले के तने पर सभी प्रतियोगियों ने निशाना लगाया और जीतने वाले को 1 साल के लिए मुफ्त में खेत किसानी के लिए दे दिया गया। दरअसल इस गांव के रीतवरण महतो ने करीब 100 साल पहले इस अनूठी परंपरा की शुरुआत की थी। तब से हर साल काफी उत्साह और उमंग के साथ ये प्रतियोगिता आयोजित होती आ रही है। मध्य प्रदेश के सिवनी से एक हैरान करने वाली तस्वीर सामने आई है। यहाँ एक अजगर ट्रक के स्टीयरिंग से लिपट गया, जिसे काबू में करने के लिए स्नेक कैचर को काफी मशक्कत करनी पड़ी। नीचे ला रहा हूँ, हटो नीचे लेके आना भैया, नीचे आ जाओ। क्योंकि अजगर 6 से 7 फीट लंबा और ताकतवर था, रेस्क्यू टीम जितनी भी बार उसे पकड़ने की कोशिश करता, वो ट्रक के अंदर ही लोकेशन बदलकर मजबूती के साथ शेयरिंग से चिपक जाता। दरअसल ट्रक के पीछे बोरिंग करने वाली मशीन फिट है, जिसे लेकर जाने के लिए जैसे ही ड्राइवर अंदर पहुंचा, उसकी चीख निकल पड़ी, क्योंकि विशाल अजगर स्टीयरिंग से लिपटा था। इस दौरान मौके पर लोगों की भीड़ जुट गई। इसके बाद अजगर के ट्रक में घुसने की सूचना स्नैक कैचर को दी गई।
इसके बाद स्नैक कैचर ने मौके पर पहुंचकर कड़ी मशक्कत के बाद अजगर को सुरक्षित रेस्क्यू किया। अजगर लगभग 6 से 7 फीट लंबा और 9 से 10 किलो वजनी था। गनीमत की बात रही कि अजगर ने ड्राइवर सहित कंडक्टर पर अटैक नहीं किया। स्नैक कैचर ने अजगर को सुरक्षित निकालने के बाद उसे जंगल में सुरक्षित छोड़ दिया। और अब हम आपको मध्य प्रदेश के एक चना चोर से मिलवाते हैं। दमोह पुलिस पिछले 1 साल से इस शातिर चना चोर को पकड़ने की कोशिश कर रही थी, लेकिन वो पुलिस को चकमा दे रहा था। आखिरकार फरार चना चोर पुलिस की गिरफ्त में आ ही गया। इस शातिर चना चोर के सिर पर इनाम भी घोषित था। पुलिस ने इस चना चोर के पास से 4 बोरे चने भी बरामद किए हैं। दरअसल दमोह देहात इलाके में साल भर पहले एक व्यापारी के गोदाम से लाखों रुपए का चना चोरी हुआ था। इस घटना के बाद व्यापारियों ने प्रदर्शन किया तो पुलिस ने 4 चना चोरों को दबोचा। चोरी का मामला सामने आया था, जिसमें कि लगभग 2.5 लाख के लगभग के चने चोरी हुए थे, जिसमें 8 आरोपी गढ़ों के नाम सामने आए थे, जिसमें से 4 आरोपी गढ़ तत्काल ही गिरफ्तार किए गए थे, जिसमें से इनाम भी घोषित किया गया था माननीय अपने श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय जी द्वारा, जिसमें से एक इनामी चोर आज पकड़ाया है। पकड़े गए चोरों ने 4 और लोगों के नाम बताए थे, जिनकी तलाश पुलिस को थी। अब पुलिस ने फरार इनामी चोरों में से एक को गिरफ्तार कर लिया है और बाकी चना चोरों की तलाश कर रही है। उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ से एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है, जहां जिले में तैनात होमगार्ड के बारे में आरटीआई से जानकारी मांगी गई थी, लेकिन इसमें मिला जवाब देखकर सभी सन्न रह गए। होमगार्ड मंडलीय कमांडेंट और होमगार्ड जिला कमांडेंट से आरटीआई के तहत जानकारी मांगी गई थी, लेकिन आरटीआई का जवाब अजब गजब आया और रजिस्टर्ड डाक से 2 बार सादा कागज भेजा गया। आरटीआई के तहत पूछा गया था कि जिले में कितने होमगार्ड कार्यरत हैं, लेकिन जवाब में आया कोरा कागज। जन सूचना के अधिकार से यह मांगा था कि जिले में कितने होमगार्ड की ड्यूटियां लगती हैं और किस किस पैलेस पर और किस किस जगहों पर लगती हैं। तो उन्होंने मुझे सादा कागज लिफाफे में भेजा। हैरानी की बात यह है कि विभाग ने 2 बार सादा कागज ही भेजा। जिला कमांडेंट द्वारा भेजी गई रिपोर्ट में सादा पेपर मिलने के कारण जब दूसरी बार जानकारी लेने की कोशिश की गई तो दूसरा रजिस्टर्ड पत्र प्राप्त करते समय पोस्टमैन के सामने वीडियोग्राफी कराई गई, जिससे ये सच उजागर हो गया। अब होमगार्ड विभाग पर लगा ये आरोप जन सूचना अधिकार की खिल्लियां उड़ा रहा है। उत्तर प्रदेश के इटावा में एक शख्स को हेकड़ी दिखाना भारी पड़ गया। ट्रैफिक पुलिस ने शराब पीकर गाड़ी चलाने के आरोप में 10,000 का चालान काट दिया। इटावा शहर में ट्रैफिक पुलिस और परिवहन विभाग चेकिंग अभियान चला रहे थे। तभी पुलिस ने एक कार को रोका, जिसमें से ड्राइविंग सीट की ओर से जो शख्स बाहर निकला उसके कदम ठीक से रुक नहीं रहे थे। शराब के नशे में इतना था कि वो खुद को भी संभाल नहीं पा रहा था। आधी फैमिली छोड़े, आधी नंगला टीम। अब मेरे जीजा जी हैं। पुलिस ने आरोपी का टेस्ट करना चाहा तो वो जनाब मना करने लगे। बार बार चालान काटने की बात कहने लगा। हालांकि काफी नानुकुर के बाद जब पुलिस सख्त हुई तब आरोपी टेस्ट को लिए तैयार हुआ। आना शुरू हुई है, 1 मिनट। मारिए, मारो 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 बस हो गया। पुलिस ने जब उनसे ड्राइविंग लाइसेंस मांग वो भी नहीं था। इसके बाद तो आरोपी ने सीनाजोरी दिखानी शुरू कर दी और मंत्री से बात कराने की धमकी देने लगा। बताओ, मंत्री जी से बात कराऊंगा, आप बताएं। किसी से बात कराने की आवश्यकता नहीं। हालांकि पुलिस वालों के सामने उसकी एक ना चली और पुलिस ने ड्रिंक एंड ड्राइव के मामले में जुर्माना ठोक दिया और 10,000 रुपए का चालान किया। सी न्यूज़।